वेलकम टू ओली बोर्ड। लास्ट 6 मंथ रिवीजन सीरीज जो आपके लाई गई है उसमें आरबीआई इन न्यूज़ जो एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन बनता है। आईबीपीएस पीओ मेंस में आपको काम आने वाला है, एसबी मेंस के अंदर भी काम आने वाला है, जिनका एसबी मेंस आने वाला है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो जितने भी आरबीआई न्यूज़ में रहा था जिन जिन चीज़ों के कारण वो आपको करवाया जा रहा है। ठीक है, आरबीआई बहुत कम न्यूज़ में रहता है, इसलिए आपको थोड़ा सा स्पेशली अलग वीडियो इसलिए दी गई है ताकि थोड़ा सा ध्यान से आप चीज़ों को कर पाएँ। इकट्ठा जब आपको एक चीज़ एक तरीके की न्यूज़ करवाई जाती है तो दिमाग में ज़्यादा देर ठहरती है। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम के अंदर ओली बोर्ड इज़ न्यू ब्लैक टेलीग्राम ग्रुप के अंदर प्रोवाइड करवाई जा चुकी है। वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप को। अलग अलग पीडीएफ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में कहा है कि इंडिया जो कि वर्स्ट हिट नेशंस में से एक था कोविड-19 के दौरान, ठीक है, और इसे 13 साल लग जाएंगे रिकवर करने में। जो कोविड-19 के स्कार्स हैं उनसे रिकवर करने में 13 साल लग जाएंगे। तो ये अपने आप में एक न्यूज़ बनती है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आरबीआई की रिपोर्ट्स में से ये डाटा आया है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दे दिया है, नोट दे दिया है, इसका मतलब हामी भर दी है, अप्रूवल दे दिया है इक्वेटस स्मॉल फाइनेंस बैंक को और इसकी जो पेरेंट कंपनी है इक्वेटस होल्डिंग लिमिटेड को। इन दोनों के मर्जर प्लान को ये इन्होंने अप्रूवल दे दिया है। लेकिन जो नो ऑब्जेक्शन है उसमें स्ट्रिंग्स अटैच्ड हैं, मतलब कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई है। आरबीआई ने कहा है कि जो प्रमोटर हैं उनको अपना हिस्सेदारी वो 40% तक रखनी होगी शुरू के 5 साल तक। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर ज़्यादा हिस्सेदारी रखेंगी तो डिसीजंस जो इंपॉर्टेंट मेन डिसीजंस है क्या पता गलत ना लिए जाएं, इसलिए क्या पता डूब भी सकता है इतना बड़ा मर्जर होने के बाद, इसलिए लिमिटेड हिस्सेदारी रखनी है, इनको 40% तक रखनी है शुरू के 5 साल तक। ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि पब्लिक सेक्टर बैंक ने पहली बार नहीं चाहिए, वो न्यूज़ में बाद में कराऊंगा आपको, कि 51% का फॉल बताया है जो फ्रॉड्स हुए थे उनके अंदर। तो 2021-22 के अंदर जो फ्रॉड्स हैं वो 51% से कम हो गए हैं जब उनको कंपेयर किया गया 2020-21 फाइनेंशियल ईयर के साथ। तो ठीक है, तो 2020-21 में 81,921 करोड़ के जो फ्रॉड थे, लेकिन इस बार जो हुए वो फ्रॉड कम होकर 40,295 करोड़ हो गए। तो 51% की गिरावट देखने को मिली है, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है एक इकोनॉमी के लिए। रिजर्व बैंक ऑफ अब ये नंबर ज़रूर याद रखिएगा आप, ठीक है, क्यों? क्योंकि आरबीआई से रिलेटेड न्यूज़ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो सर्वे के अनुसार ये देखा गया कि जो मोस्ट प्रेफर्ड नोट था कंट्री के अंदर वो 100 रुपये का था और जो लीस्ट प्रेफर्ड नोट था वो कौन सी डिनोमिनेशन का था, 2000 का था। तो ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो क्या आप कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि फिल इन द ब्लैंक दे देगा कि बताइए मोस्ट प्रेफर्ड और लीस्ट प्रेफर्ड में कौन कौन से नोट हैं। तो 100, 500, ठीक है, 500, 2000, ठीक है, और 2000 और 100 और 100 और 2000। तो आपको चुनना है कि कौन सा आंसर बनेगा, तो आपको इसको चुनना है। ठीक है, तो इस तरीके के बस, और मुश्किल और कुछ नहीं करता वो, जिन चीज़ों पे आप गौर नहीं करते न्यूज़ में बस वही पूछता है। ठीक है, और हमें लगता है कि पता नहीं क्या ही पूछ लिया। मुझे एक आज तक कोई भी क्वेश्चन ऐसा अजीब नहीं लगा। एक दो क्वेश्चन लगे थे अजीब, ठीक है, कि 5-5 7 साल पुरानी चीज़ें पूछ रहा है, या एक रिपोर्ट में मान लीजिए कि 81 नेशंस हैं, 81 देश हैं, तो उसमें पूछ रहा है कि 8वें नंबर पे कौन था। तो ये तो अजीब से हो जाते हैं थोड़े, ठीक है, लेकिन कुछ अजीब से एक दो क्वेश्चन ही होते हैं अगर आएंगे तो भी। बाकी मोस्टली आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो आपसे एक्सपेक्ट किए जाते हैं पढ़ने। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने परमिट कर दिया है ट्रेड ट्रांजेक्शन विद श्रीलंका इन इंडियन रुपीज़। करेंसी जो है इंडियन रुपीज़ के अंदर वो यूज़ की जा सकती है। क्यों? क्योंकि जो डिफ़िकल्टीज़ फेस कर रहे थे एक्सपोर्टर्स, जो रेवेन्यू मिलने वाला था आइलैंड कंट्री से, मतलब श्रीलंका से, वहाँ पे क्राइसिस की वजह से वो इंडियन रुपये में मिल रहा था, इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अलाउ कर दिया कि आप इंडियन रुपीज़ ही भी वहाँ से एक्सेप्ट कर सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नॉर्म्स ईज कर दिए गए हैं नॉन बैंक एंटिटीज़ के लिए, अगर वो भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट सेटअप करना चाहते हैं। तो पहले ये था कि नेट जो वर्थ है वो 100 करोड़ होनी चाहिए थी, लेकिन अब घटाकर उसको 25 करोड़ कर दिया गया है। भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट मतलब जो इस सेम टाइप की जो रेकरिंग ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनके लिए अगर कोई एंटिटी अपनी बनाना चाहता है तो उनके लिए वो 25 करोड़ की अगर उसकी नेटवर्थ है तो वो बना सकता है। अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज़ डाटा, इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज है वो इंक्रीज हो गया है कितने बिलियन डॉलर से, 3.854 बिलियन डॉलर से कहाँ पहुँच गया, 601 बिलियन डॉलर। तो 600 बिलियन डॉलर का जो मार्क है वो क्रॉस कर गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये कहा है, ठीक है, अपनी रिपोर्ट के अंदर जो फॉरेक्स रिजर्व है वो हमारा 601 बिलियन डॉलर ये रिपोर्ट किया गया लेटेस्ट, और जो कि अपने आप में एक सब्सटेंशियल ग्रोथ है फॉरेन करेंसी एसेट्स के मामले में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिलैक्स कर दिया है लिमिटेशंस प्लेस्ड ऑन
मास्टर कार्ड के ऊपर जो इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई थी 2021 के अंदर, जुलाई 2021 के अंदर जो रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि ये नए जो डोमेस्टिक यूज़र्स हैं, डेबिट क्रेडिट प्रीपेड कार्ड यूज़र्स, उनको ऑन रोल नहीं कर सकता। जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं, नए डोमेस्टिक क्लाइंट्स वो ऑन बोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन अब ये लिमिटेशन रिलैक्स कर दी गई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। जब उन्होंने देखा कि अब इससे नॉन कंप्लायंस पूरी हो, मतलब कंप्लायंस हो गई है गाइडलाइंस की, तो उन्होंने ये रिलैक्सेशन दे दी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेज कर दिया है जो एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन लिमिट जो थी वो 5,000 से बढ़ाकर 15,000, ठीक है। जो एक अलग, मतलब एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन, मतलब जो फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन है उसके साथ एक एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन जब यूज़ किया जाता था वो 5,000 रुपये से ऊपर की ट्रांजेक्शन के लिए था। अब वो 15,000 रुपये तक की ट्रांजैक्शन के लिए एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन यूज़ नहीं किया जाएगा। जो कार्ड्स हैं, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आपके यूपीआईज वगैरह हैं, उसमें कोई भी तरीके की ऑथेंटिकेशन की अलग से ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत नहीं है। 15,000 रुपये पर ट्रांजैक्शन आप यूज़ कर सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पेमेंट विजन 2025 का जो प्लान आया, पेमेंट विजन 2025 का मतलब कि 2025 तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या उम्मीद रखता है। तो इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि हम ट्रिपल कर देंगे वॉल्यूम जो डिजिटल पेमेंट्स का है उसको, ठीक है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डिजिटली अवेयर कर देंगे, वो यूज़ करने लगेंगे जो प्लेटफॉर्म्स हैं डिजिटल। ड्यू टू लेंडर्स वर्जनिंग फाइनेंशियल सिचुएशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लिमिटेशन लगाई है मुंबई बेस्ड रायगढ़ सहकारी बैंक के ऊपर कि वो 15,000 रुपये पर कस्टमर निकाल सकते हैं। विड्रॉल कैप जो है वो 15,000 का रखा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पीएमसी रिलेटेड, जब पीएमसी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगी होती थी, ठीक है, शुरू में, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते थे, ठीक है। कहाँ बेस्ड है ये भी आपको पता होना चाहिए ये बैंक। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हैज़ गिवन organizational permission to begin conducting business on as an NBFC to Piramal Enterprises। Piramal Enterprises as NBFC काम कर सकता है। NBFC किसे कहते हैं कि वो फिनेंशियल जो एंटिटी जो एक्सेप्ट नहीं करती पब्लिक डिपॉजिट्स, उसे उस बैंकिंग एंटिटी को नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनी कहा जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज परसीव्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट एंड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, उन्होंने कहा है कि जो डाइवेस्ट किया जाएगा पैसा किस में से, आईडीबीआई में से, ठीक है। तो 60.72% मैंने आपको बैंक से न्यूज़ के अंदर करवाया है, 60.72% डाइवेस्ट कर दिया जा रहा है आईडीबीआई में से। और जो दीपम के द्वारा, दीपम की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, जिसने स्टेट किया है कि जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हो गए उन्हीं को ही ये शेयर बेचा जाएगा और नेटवर्थ उनकी 22,500 करोड़ डॉलर, सॉरी $22,000 होनी चाहिए, रुपीज़ नहीं। और पिछले 5 सालों में से 3 सालों में नेट प्रॉफिट उन्होंने पॉजिटिव दिखाया हुआ होना चाहिए, ठीक है। आईडीबीआई के अंदर से जो सेल किया जा रहा है वो जो शेयर है वो कितना है, अब 60.72% है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है उसके अंदर बताया है कि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है कंट्री के अंदर वो 56.4 स्कोर आया है इंडिया का, ठीक है, जो कि 53.9 था मार्च लास्ट ईयर के अंदर, ठीक है। और ये जो रिपोर्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, ये आपकी एनुअली जारी की जाती है जुलाई के अंदर। तो पूछा जा सकता है कि ये, क्योंकि अभी पिछले ही साल से ये शुरू हुई है तो इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कब ये जारी की जाती है। तो जुलाई के अंदर एनुअली ये जारी की जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रपोज किया है टू अलाउ नॉन रेजिडेंट इंडियंस टू मेक यूटिलिटी एजुकेशन, या इस तरीके के जो बिल हैं अपनी फैमिली जो इंडिया के अंदर रहती है उनके बिहाफ पे ये पे कर सकते हैं भारत बिल पेमेंट सिस्टम के थ्रू, ठीक है। क्रॉस बॉर्डर इनवार्ड बिल पेमेंट फैसिलिटी ये अलाउ कर दी गई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एनआरआईज के लिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया कि एचडीएफसी और प्रिसीजन बायोमेट्रिक इंडिया लिमिटेड को सेलेक्ट किया गया है ऑफलाइन रिटेल पेमेंट्स के लिए। और एनआईटी की सॉल्यूशन फॉर बैंकिंग प्रोडक्ट्स, द एप्लीकेशन फैसिलिटीज फॉर द थीम रिटेल पेमेंट अंडर रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। तो इसमें बस सीधा आप ये याद रखिए कि एचडीएफसी और प्रिसीजन बायोमेट्रिक इंडिया को ये कहा गया है कि आप टेस्ट फेज कर सकते हैं, मतलब आप चला के देख सकते हैं ऑफलाइन रिटेल पेमेंट, अगर कारगर साबित हुआ तो आगे इसको बात बढ़ाने की सोचेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये कहा। नेक्स्ट न्यूज़ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को अपने जो पीसीएएफ है, मतलब प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन है, उसके फ्रेमवर्क से बाहर निकाल दिया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को। जब भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लगता है कि किसी के ऊपर एक एक्शन लेना चाहिए, मतलब वो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन होता है, ठीक है, कि इस लेंडर के ऊपर मतलब ये भटक ना जाए रास्ता, क्योंकि इसमें डिपॉजिटर्स का इंटरेस्ट है वो खतरे में चला जाता है, तो उसके ऊपर जो स्पेशल एक्शंस लिए जाते हैं, रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं, उन्हें प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन ऑफ आरबीआई कहा जाता है, ठीक है। तो जो
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देखा कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, उन्होंने अपने एसेट्स के ऊपर और एनपीए के ऊपर अच्छा काम किया है, तो ये सारे जो रिस्ट्रिक्शंस जो थे मतलब प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के, वो हटा दिए हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से। ठीक है, 2017 के अंदर पीसीए के अंदर इसने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डाला था सीबीआई को, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को। रिजर्व बैंक ने रेज कर दी है मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, जो एज ए एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन थी कि वो उसकी जो 100 करोड़ की नेटवर्थ होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 300 करोड़ कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि बैड लोन्स का मामला है, तो जो स्ट्रॉन्ग कंपनी होगी वही बैड लोन्स खरीदे तो फ़ायदा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास साहब ने 3 की डिजिटल पेमेंट इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल जो हुआ 2022 का, उसके अंदर, जिसमें यूपीआई लाइट और भारत बिल पे क्रॉस बॉर्डर बिल पेमेंट तीनों के ऊपर जोर दिया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास साहब जी ने लॉन्च किया है सुपर टेक इनिशिएटिव, उसका नाम है दक्ष। ठीक है, जो ये सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम है, जो सुपरवाइजरी प्रोसेसेस को रोबस्ट करने के लिए और ज़्यादा अच्छा करने के लिए दक्ष नाम का इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो एनहांस इफेक्टिवनेस ऑफ इट्स ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम, जैसे कि बैंकिंग ओम्बड्समैन होता है, एनबीएफसी का ओम्बड्समैन है और डिजिटल ओम्बड्समैन है, वैसे ही एक क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज को अपने दायरे में लाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि आप लोगों को भी इंटरनल ओम्बड्समैन आपको स्थापित करना है, एक स्ट्रक्चर अपने अंदर। 1 अप्रैल 2023 तक का आपको टाइम दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि सभी को पता है कि आरबीआई का जो इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन है उसके अंदर सीआईसीज को भी अब इंक्लूड करने का फैसला लिया जा चुका है। इसमें क्या होता है कि अगर आपको किसी भी तरीके की अपील करनी है तो वो आप ओम्बड्समैन पे कर सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिलीज़ किया है कॉन्सेप्ट नोट सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के ऊपर, जिसका नाम क्या है, ई रूपी। ठीक है, तो कंट्री की एक डिजिटल करेंसी होगी ई रूपी नाम से। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, पूछा जा सकता है, डायरेक्ट नंबर आपको याद रखना है कि 30-30-7, तो 30-30-7 इतना करोड़ रुपया जो सरप्लस था वो ट्रांसफ़र कर दिया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को। मैं साफ कर देता हूँ ताकि आपको न्यूज़ दिमाग में बनी रहे आपके। तो जो सरप्लस था, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लास्ट में जो प्रॉफिट के बाद सारा खर्चा निकालने के बाद जो सरप्लस बचता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये उसका कुछ हिस्सा देता है। वो है कितना, 30-30-7 करोड़ रुपए जो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए गए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 से जो सरप्लस बना था वो दिया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इम्पोज की है जो पेनल्टी, वो कोटक महिंद्रा बैंक और इंडसइंड बैंक के ऊपर की है। कितनी, 1.05 करोड़ और 1 करोड़ की। जो रेगुलेटरी कंप्लायंस जो था उसमें डेफिशिएंसी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा देखी गई थी उसके शॉर्टफॉल की वजह से इन्हें किया गया है जो पेनलाइज। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फेडरल बैंक के ऊपर भी 5.72 करोड़ रुपए की जो पेनल्टी है वो लगाई है। ठीक है, सीरियस पेनल्टीज मतलब सीरियस वायलेशंस देखे गए थे, उनकी वजह से ये स्ट्रिक्ट पेनल्टी लगाई गई है। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इम्पोज की है पेनल्टी किसके ऊपर, ओला फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के ऊपर भी की है, जो कि 1.67 करोड़ रुपए की है। तो ये जो पावर किसके द्वारा मिलती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जो पेनल्टी लगाने की, वो है सेक्शन 30 ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। तो ये ईयर भी याद रखना है आपको। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल लिमिटेड के ऊपर। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो क्रेडिट गाइडलाइंस थी एनबीएफसीज के लिए जो जारी की गई थी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के लिए, वो इन्होंने इसको कंप्लाई नहीं किया था, इसकी वजह से इनके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई है। ठीक है, तो ये था आरबीआई इन न्यूज़ इन लास्ट 6 मंथ। जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी वो आपके लिए करवा दी गई है। प्रिंटेबल पीडीएफ जो इस सीरीज़ के वो आपको ओली बॉडीज द न्यू ब्लैक टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ऑलरेडी प्रोवाइड करवाई जा चुकी है। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं ओली बोर्ड के ऊपर तो आप यूज़ कर सकते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कूपन कोड VMAX। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सीरियस दोस्तों के साथ जिन्हें जॉब की सख्त ज़रूरत है, जिनकी फैमिली को जॉब की सख्त ज़रूरत है, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है कि नहीं, ये डिसीजन अब आपका है। थैंक यू सो मच।